हेलो दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी बीबीयू सेमेस्टर 2 का हिस्ट्री जनरल या इलेक्टिव वालों का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, या तो फिर यही क्वेश्चन चेंज करके देगा कि गुप्त काल में कला और साहित्य के विकास का परीक्षण करें। तो ये दोनों का आंसर आप लोगों को सेम डालना है। ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। तो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि ये गुप्त काल क्या होता है, स्वर्ण युग क्या होता है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ये अगर एग्जांपल आप लोग समझ गए ना तो पूरा क्वेश्चन भी समझ जाओगे और ज़िंदगी भर याद रहेगा आप सभी को। ठीक है, तो एग्जाम का तो बात छोड़ दो, 10 साल के बाद भी आपको याद रहेगा। देखो, अभी आप क्वेश्चन को छोड़ दो, जो मैं समझा रहा हूँ वो समझो। अभी क्वेश्चन वगैरह छोड़ दो। मान लो कि अभी हमारा जो प्रधानमंत्री है वो कौन है, मोदी जी है। ठीक है, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र नहीं बोलेंगे, सिर्फ हम बोल रहे हैं मोदी। ठीक है, तो भारत का जो प्रधानमंत्री है वो कौन है, मोदी है। मान लो कि जब मोदी नहीं आया था तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा गरीबी था, और जब मोदी आ गया तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। हमारे देश में डिजिटल ज़माना आया, नेट का ज़माना आया, मतलब बहुत सारे विकास हुआ। अब मान लो कि ये मोदी के बाद फिर से मोदी ही प्रधानमंत्री बनते हैं। मान लो ये मोदी ख़त्म हुए हैं, उसके बाद फिर से जो हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे वो मोदी ही बनेंगे, और वो भी बहुत ज़्यादा विकास करेंगे हमारे देश में, बहुत ज़्यादा विकास। जो गरीबी है, जो खेती बाड़ी नहीं होता है, वो खेती बाड़ी होने लगेगा, बहुत ज़्यादा विकास होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो विकास करेंगे। फिर से मान लो कि वो मोदी ख़त्म होगा और फिर से मान लो मोदी ही आया, फिर से प्रधानमंत्री बना, और वो भी बहुत ज़्यादा विकास किया, जो जो कमी था वो भी विकास किया। फिर इसी टाइप से एक और मोदी आए हैं, प्रधानमंत्री बने। एक मोदी जा रहे हैं, फिर एक मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, एक मोदी जा रहे हैं, फिर प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इस प्रकार से प्रधानमंत्री बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। लेकिन कौन, दूसरा कोई नहीं, सिर्फ मोदी मोदी मोदी। एक मोदी गया, फिर दूसरा मोदी ही आया, दूसरा मोदी गया, फिर तीसरा मोदी ही आया, और इस प्रकार से कम 3 से 4 मोदी हमारे प्रधानमंत्री बने, और हमारे देश में बहुत ज़्यादा विकास किए, बहुत ज़्यादा विकास किए। तो उस टाइम को पूरा दुनिया याद करेगी, और हमारे बच्चे जो आएंगे वो भी याद करेंगे कि हाँ, एक ऐसा ज़माना हो था जो मोदी युग था। यानी जो 3-4 बार हमारा जो चेंजिंग हुआ, मोदी मोदी और वो सभी विकास किया, वो कौन सा युग हो गया, प्रधानमंत्री जो हमारा बना वो कौन सा युग हो गया, मोदी का युग हो गया। तो हम लोग, हमारे बच्चे क्या कहेंगे कि जो मोदी युग था एक टाइम, जिस टाइम हमारे देश में बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। हो सकता है हमारे बच्चे आने वाले टाइम में विकास ना हो, तो उसके बारे में तो पढ़ेंगे ना। जो चीज़ हमेशा नया होता है तो उसके बारे में पढ़ा जाता है। तो हमारे बच्चे हो सकते हैं पढ़ेंगे कि मोदी युग में हमारे देश में एक बार बहुत ज़्यादा विकास हुआ था, इसलिए हमारे भारत देश को स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग मतलब क्या, सोना का युग। तो जब हमारे देश में बहुत ज़्यादा मोदी लोग क्या करेंगे, विकास करेंगे, तो हम कहेंगे मोदी युग में बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। फिर मान लो कि बन जाएगा यादव जाति का, तो फिर दूसरे जाति का, सिंह जाति का, मान लो 4 बार प्रधानमंत्री बनेगा, उसमें विकास नहीं हुआ, तो हम क्या कहेंगे, सिंह युग में विकास नहीं हुआ, यानी स्वर्ण युग हमारा देश नहीं बन पाया। लेकिन मोदी युग में हमारा देश कैसा बन गया, स्वर्ण युग बन गया। स्वर्ण युग मतलब सोना का युग, स्वर्ण जैसा बन गया था हमारा देश। क्यों, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताना है कि गुप्त काल, गुप्त मतलब हो गया, जैसे हम बोलते थे ना मोदी मोदी, वैसे गुप्त भी एक लोग के ये मतलब जाति के टाइप्स में थे। जैसे मोदी अलग आता है, यादव अलग आता है, सिंह अलग आता है, राणा अलग आता है ना, वैसे ही तो गुप्त वाले भी कुछ लोग थे। तो गुप्त काल को ना स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि गुप्त में जितने सारे लोग आए थे ना, देखो एक गुप्त आया, फिर दूसरे गुप्त, एक जैसे अभी हम बोले थे ना कि एक मोदी आया, फिर दूसरे मोदी भी आया, वो भी विकास किया, फिर अगला मोदी आया, वो भी विकास किया। वैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, श्रीगुप्त मौर्य, ठीक है, ये सब जितने भी सारे थे ना, तो जिसके लास्ट में गुप्त गुप्त ये पड़ता था, जिसके जैसे चंद्रगुप्त हो गया, समुद्रगुप्त हो गया, सकंदगुप्त हो गया, तो ये सब के लास्ट में क्या आ रहा है, गुप्त गुप्त आ रहा है। तो ये सब जितने भी सारे राजा थे ना, चाहे वो चंद्रगुप्त का बात करो, चाहे समुद्रगुप्त का बात करो, चाहे तो संकदगुप्त का बात करो, ये सब जितने भी सारे गुप्त लोग थे ना, ये सभी जितने सारे हमारे देश में आए ना, और जितने बार शासक बने, यानी कि देश को चलाए ना, इस सब का सब हमारे देश में बहुत ज़्यादा विकास किया, सब मिल के। इसलिए इन लोगों को बोला जाता है कि जो गुप्त लोग थे ना, गुप्त काल वाले, वो हमारे देश को स्वर्ण युग बना दिए। ठीक है, तो उसी के बारे में हमको बताना है कि जो गुप्त लोग थे ना, तो इस गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। जब तक गुप्त लोग हमारे देश में शासन किया, गुप्त लोग जब तक शासन किया, तब तक स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है,
तो देखिए एक एक करके चलते हैं। तो पहले ये देखते हैं कि भारत के जो ये भारत में जो गुप्त लोग थे ना, गुप्त लोगों कितना साल तक शासन किया, कब से कब तक किया, उसका शासन काल क्या था। तो देखिए भारतीय इतिहास में 240 ईस्वी से लेकर के 550 तक का काल जो होता है ना गुप्त काल कहा जाता है। यानी कि इसमें सिर्फ 240 से लेकर के 550 तक सिर्फ और सिर्फ जो शासन किया ना वो गुप्त लोग ही शासन किए थे, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं शासन किया था, कोई दूसरा जाति का नहीं, सिर्फ गुप्त लोग ही क्या किए थे, शासन किए थे, इसके अलावा कोई और नहीं। इसलिए इसे गुप्त काल के नाम से जाना जाता है। देखिए गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश मतलब क्या हो गया कि जितने भी सारे गुप्त आए थे उसका मैन जो संस्थापक था वो कौन था, श्रीगुप्त था। मैन जो कौन था वो श्रीगुप्त था। और उसके बाद कौन कौन आए, तो उसके बाद आए जो आने वाले शासक थे जिसका नाम था श्रीगुप्त, पहले आए थे। ठीक है, एक करके, जैसे अभी आया नरेंद्र मोदी, फिर बाद में कोई दूसरा मोदी आ गया, फिर मोदी आ गया, फिर दूसरा मोदी आ गया, ऐसे करके। तो पहले श्रीगुप्त थे, उसके बाद चंद्रगुप्त आए, फिर समुद्रगुप्त आए, फिर चंद्रगुप्त दूसरा आए। एक बार देखिए फर्स्ट में आ चुके हैं चंद्रगुप्त, फिर एक बार समुद्रगुप्त, फिर एक बार चंद्रगुप्त, दूसरा कोई आया है जिसका नाम फिर होगा चंद्रगुप्त, तो इसका दूसरा नाम रख दिया गया, फिर संकटगुप्त। मतलब ये सब राजा एक का करके आते गए और हमारे देश में बहुत ज़्यादा विकास किए हैं, हमारे देश का बहुत ज़्यादा उन्नति किए हैं, हमारे देश को नीचे जो गिरा हुआ हमारा देश था ना भारत, उसको ऊपर उठाने का काम किया। इसलिए कहा जाता है कि जितने सारे गुप्त लोग हैं ना, जिसका लास्ट में गुप्त गुप्त लगा है, ये सभी गुप्त लोग के जो जाति के लोग थे ना हमारे देश को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया। इसलिए इस काल को यानी गुप्त वाले लोगों के काल को, जिस टाइम तक गुप्त ने हमारे देश में शासन किया उस टाइम को स्वर्ण युग कहा जाता है हमारे देश को, यानी बहुत ही अच्छा स्वर्ण से भरा हुआ हमारे देश कहा जाता है। ठीक है, तो ये सभी देखिए अपनी चाहिए, ये सभी शासकों ने बहुत ही अच्छे ढंग से शासन किया है ना। शासन मतलब क्या होता है, वहाँ पे राज किया, देश को चलाया, चलाने वालों को ही शासन बोलते हैं। अभी हमारे देश में शासन कौन कर रहा है, प्रधानमंत्री कर रहा है। तो बहुत ही अच्छे से शासन किया। और राज का मतलब पॉलिटिकल सेंस में होता है देश, इस बात को आपको ध्यान रखना है। राज का मतलब पॉलिटिकल सेंस में क्या होता है, देश होता है। तथा राज यानी कि देश का विकास और विस्तार किया। विस्तार मतलब बहुत ज़्यादा विकास किया, आगे बढ़ाया। ठीक है, जो नीचे गिर गया तो उसको आगे बढ़ाया। ठीक है, तो देखिए गुप्त काल, जहाँ पे भी गुप्त काल बोलेंगे वही समझ आना, जैसे मोदी युग बोलते हैं वैसे ही गुप्त काल हो, यानी गुप्त वाले लोगों। तो गुप्त काल भारतीय इतिहास का ऐसा कला था जिस काल में ऐसा काल था जिस काल में चित्रकला, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति तथा राजनीतिक स्थिति सभी उन्नत दशा में थे। मतलब देखिए जब तक गुप्त काल के लोग रहा ना तब तक भारत इतिहास में बहुत ज़्यादा विकास किया। कैसे विकास किया, किस किस में, तो चित्रकला मतलब जब तक इन लोग रहा ना तब तक वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा चित्र छापते थे। अब देखिए चित्र छाप रहे तो निश्चित से बात है विकास होगा, चित्र छाप रहे तो लोगों को पैसा मिलेगा, बड़ा बड़ा हमारे देश में चित्र बनेगा, तो कहीं ना कहीं विकास हो रहा है। तो चित्रकला भी हुआ, उस टाइम बहुत सारे लोग चित्र बनाने के लिए सीखे। आर्थिक स्थिति सुधार हो गया। आर्थिक स्थिति मतलब होता है पैसों का सुधार। आर्थिक मतलब क्या होता है, पैसा। तो जिस टाइम जो गरीबी था पैसों का, वो भी धीरे धीरे स्थिति सुधार होने लगा। सामाजिक सुधार मतलब जो हमारा समाज में बुराइयां था, समाज के लोगों इधर उधर जो मर्जी से वो कर रहे थे, उस समाज में भी हमारा विकास हुआ। धार्मिक स्थिति का मतलब हो गया जो हमारा धर्म में गलती था, मतलब कोई हिंदू धर्म से नखड़ा कर रहा है तो कोई मुस्लिम धर्म से नखड़ा कर रहा है, मुस्लिम कर हिंदू को मारना चाहता था, हिंदू मुस्लिम को मारना चाहते, घिरना होता है ना, दुश्मनी, उस टाइप से जो था वो भी सुधार आ गया। फिर राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक मतलब होता है जो हमारा राजनीतिक देश में चलता है, तो उस टाइम जो भारत देश में राजनीतिक था ना बहुत घटिया हो गया था, मतलब हमारे देश का विकास हो ही नहीं रहा था, वहाँ का राजनीतिक व्यवस्था बहुत खराब था। तो ये सभी चीज़ों का विकास हुआ कब, जब गुप्त काल आया, यानी कि गुप्त के लोग जब आए ना तब हमारे देश का विकास होने लगा। यानी कि आर्थिक स्थिति, पैसों का स्थिति, सामाजिक स्थिति, धर्म का स्थिति और राज्य का स्थिति, राजनीति का स्थिति, ये सब का सब क्या होने लगा, सुधार होने लगा। अब देखिए इस प्रकार गुप्त काल का जीवन सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। इस प्रकार से जितने भी सारे गुप्त लोग आए ना वो सभी का जीवन कैसा भरा था, सुख सुविधा। कैसे भरा था, क्योंकि उस टाइम कोई चीज़ का कमी नहीं था, तो उन लोग अच्छे से राज भी कर रहे थे और हमारा देश का भी विकास कर रहे थे। दोनों का फायदा, उन लोग भी अपना सुख सुविधा से रह रहे थे और हमारा देश का भी विकास कर रहे थे, है ना। किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं था, ना तो उन लोगों में था ना हमारे देश में कोई कमी था। हमारा देश का भी विकास हो रहा था, उन लोगों का भी विकास हो रहा था। अतः विद्वानों ने यानी कि लोगों ने, यानी कि मतलब क्या, लोगों ने गुप्त काल को यानी गुप्त वाले लोगों को भारत इतिहास का स्वर्ण युग कहा। अच्छा ये कुछ बताओ, स्वर्ण युग कौन कहा, वही लोग का जो गुप्त वाले लोग थे वही नहीं। गुप्त वाले लोग तो इसका विकास करके मर गए होंगे बेचारा, लेकिन उसके बाद जो नए नए लोग आए ना बाद में,
जिसके पास ज्ञान था उसको बोलते हैं विद्वान। तो विद्वान लोगों ने ही कहा कि भारत का जो इतिहास था ना गुप्त काल के टाइम में, वो भारत एक स्वर्ण युग बन चुका था। ठीक है, तो यही काल को जो गुप्त लोगों ने हमारे देश में शासन किया था, अच्छे से राजपाट चलाया था, उसी को स्वर्ण युग कहा जाता है। अब ये तो एक पेज में हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप लोगों ने शॉर्टकट में समझ गया कि स्वर्ण युग क्यों क्यों कहा गया, क्योंकि हमारे देश में विकास किया गया, स्वर्ण गुप्त काल के लोगों ने हमारे देश में विकास किया, इसलिए इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। अब देखते हैं इसका मेन रीजन कि क्यों कहा जाता है, एक का करके पॉइंट बाय पॉइंट। तो स्वर्ण युग कहे जाने का निम्नलिखित कारण है। आने भारतीयों को आने के गुप्त काल के समय को जो स्वर्ण युग कहा जाता है, इसका निम्नलिखित कारण है, मतलब बहुत सारे कारण हैं। कौन कौन है? तो योग सम्राट। योग सम्राट मतलब तो युग, जब हम लोग कोई काम करने योग्य हो जाता है ना तो उसको योग बोलते हैं। जैसे हमारे देश का विकास कर रहा है कौन सा? मोदी लोग, तो हम बोलेंगे हमारे देश का विकास के योग कौन है? मोदी है, दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि मोदी ही ऐसा है जो हमारे देश के योग हैं, हमारे देश के लायक हैं। तो योग मतलब होता है लायक। ठीक है, तो लायक सम्राट, सम्राट मतलब क्या हो गया? वही जो शासन करता है ना किसी भी देश में। तो भारत को ये कैसा सम्राट मिल चुका था? योग सम्राट। योग सम्राट मतलब लायक सम्राट, जैसा हमारे देश को चाहिए था वैसा ही लायक का सम्राट मिल चुका था, लायक का शासक मिल चुका था, एकदम भारत के जैसा ही, लायक के जैसा मिलना हुआ था। ठीक है, तो देखिए गुप्त काल में महत्वपूर्ण शासक आए थे, जैसे कि आप सबको पता है कि चंद्रगुप्त आए थे, चंद्रगुप्त प्रथम आए थे, फिर चंद्रगुप्त दूसरा आए थे, फिर समुद्रगुप्त आए थे, ये सब आए हुए थे। ठीक है, तो ये सब जितने शासक थे ना, वो सभी में एक वीरता का परिचय दिया। ठीक है ना, मतलब ये लोगों में वीरता था, और उसके बाद सिर्फ वीरता ही नहीं था, बल्कि यहाँ की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थितियों को भी अच्छा किया इसने। गुप्त काल का स्वर्ण काल कहा जाता है इसलिए, है ना। मतलब इन लोगों ने क्या किया, जितने भी सारे सब नेता आप लोगों को दिख रहा है, ये सब ना बहुत, इन लोगों में वीरता था, इन लोगों में ताकत था, क्षमता था, योग्य था, इन लोगों के पास वो सब चीज़ें, कैपेसिटी था विकास करने का। ठीक है, और जब ये लोग आए तो हमारे देश का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब स्थिति क्या होने लगा? अच्छा होने लगा। समाज का स्थिति, फिर देश का स्थिति, पैसों का स्थिति, गरीबी सब खत्म होने लगा। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण का काल कहा जाता है। दूसरा है विदेशी शासन की समाप्ति। जो हमारे देश में विदेशी लोग आए थे ना, विदेशी मतलब बाहर के लोग आए थे ना, उसको ये लोग क्या कर दिया? हटा दिया, उस पर आक्रमण कर दिया, यानी कि उसमें उन लोगों पर क्या कर दिया? हमला कर दिया, लड़ाई झगड़ा कर लिया और उन लोगों को हटा दिया यहाँ से। ठीक है, तो विदेश मतलब बाहर के जो लोग आए हुए थे ना, उसको समाप्त कर दिया। कहाँ के लोग? गुप्त शासन के लोग जो हमारे भारत में थे। तो गुप्त शासकों ने विदेशी राज्यों पर आक्रमण कर दिया, मतलब लड़ाई कर दिया, तथा उन्हें पराजित कर दिया। पराजित मतलब हरा कर उन्हें अपनी सभ्यता का पहचान करा दी, मतलब उन लोगों को अपना ताकत दिखा दिया कि हमारे सभ्यता का क्या पहचान है। सो उन लोगों को हरा दिया और अपना भैसा दिया जहाँ पे से आए थे, और उन लोगों को अपना सभ्यता का पहचान करवा दिया, मतलब अपना देश का पहचान करवा दिया कि देखो हमारा भारत देश में कितना ताकत है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हुआ, क्या भारत वाले सबको हरा दिए होंगे? नहीं, कुछ लोग जीत भी गए थे, भारत ही हार गया था। तो देखो भारत के लोग कितना चालाक थे। भारत के लोग मतलब गुप्त शासन के लोग, कि जो जीत गया था ना उसे अपने देश में शामिल कर लिया, है ना। तो उनकी सत्ता को उखाड़ फेंक दिया। कौन लोग? जो आए थे, जो हार गए उसको तो फेंक दिया से, लेकिन जो जीत गया उस राज्य को भारत में मिला लिया। सोचो, जो जीत गया था ना उसको भारत में मिला लिया। इससे देश में सुख शांति रहा, स्थापना हुआ, इसलिए इस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। कितना दिमाग से काम ले लिए थे देखो। तब भारत का विकास क्यों नहीं होगा उस टाइम, और क्यों नहीं इसको हम स्वर्ण युग बोलेंगे, है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, राजनीतिक एकता की स्थापना। जो हमारे देश में राजनीतिक था ना, जो राजनीतिक चल रहा था ना, वो एकता था। आप लोग अभी देख रहे होंगे कि कुछ गाँव का राजनीति खराब चलता है, तो कुछ जिला के खराब चलता है, तो कुछ देश में राजनीति खराब चलता है कि सिर्फ हर नेता अपना सुविधा चाहता है, अपना पेट भरता है। तो उस टाइम राजनीतिक में एकता आया था, राजनीति का विकास हुआ था। सॉरी, ठीक है। तो राजनीति में क्या हुआ था? एकता आया था। एकता मतलब सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे थे, ठीक है ना। तो देखिए, तो अभी यहाँ पे कौन का शासन कर रहा है? कौन लोग हैं यहाँ पे? गुप्त काल के लोग। और गुप्त से पहले कौन था? मौर्योत्तर थे, मौर्योत्तर काल था। मौर्योत्तर से पहले मौर्य काल था, यानी सबसे पहले मौर्य काल, फिर मौर्योत्तर काल, और फिर यहाँ पे आया गुप्त काल। तो ये सब आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। तो जिस टाइम मौर्य काल आए थे ना, उस टाइम हमारा देश का विकास ठीक हुआ था, मतलब ठीक ठाक हुआ था। अब मौर्य काल जैसे ही खत्म हो गया, मतलब मौर्य काल के लोग शासन बनना बंद कर दिए, वैसे ही आया मौर्योत्तर काल। और जैसे ही मौर्योत्तर काल आया ना, हमारे देश में बहुत ज़्यादा क्या होगा? खत्म हो गया।
ठीक है। मौर्योत्तर काल जैसे ही आया, हमारा देश बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था, हमारा देश बर्बाद होने जा रहा था। वैसे ही मौर्योत्तर काल जैसे ही ख़त्म हुआ, हमारा देश तो बर्बाद हो चुका था। उसके बाद आया गुप्त काल, और गुप्त काल आया उसके बाद जितना सारा बुराई था उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है। तो पहला आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ कि मौर्य काल की समाप्ति के बाद, जैसे ही मौर्य काल, सबसे पहले हमारे देश में कौन आए थे? मौर्य काल वाले लोग। तो जैसे ही मौर्य काल के लोग आए उसके बाद उसका समाप्ति हो गया, तो वहाँ तक तो ठीक ठाक रहा था। लेकिन जैसे ही मौर्योत्तर काल आया फिर वो हमारा देश बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। ठीक है। जिसमें भारत खंड खंड में टूट चुका था, खंड खंड मतलब टुकड़ा टुकड़ा में हमारा देश टूट चुका था, ख़त्म हो चुका था। लेकिन जब जैसे ही वो ख़त्म हुआ और हमारा गुप्त काल आ गया, यानी कि गुप्त शासन के लोग आके भारत में अपना शासन करना शुरू किया, तब फिर से उन्होंने भारत को टूटा हुआ जो था उसको वापस लाने का काम किया था। जो हमारा देश टूट चुका था ना, उसको वापस लाने का काम किया कौन? गुप्त के लोग। और भारत के लोगों में एकता का स्थापना किया, और जो भारत के लोग अलग अलग हो गए थे ना उसको एकता किया। एकता मतलब एक साथ किया। ठीक है। कि आप लोग लड़ाई मत करो, आप लोग खुद में मत लड़ो, हिंदू धर्म में मत लड़ो, एक साथ रहो। ठीक है। उसके बाद चौथा है आर्थिक समृद्धि। आर्थिक का मतलब मैं पहले बता दिए थे पैसों, तो पैसों के भी समृद्धि होने लगा। कब? जब गुप्त के लोग आए तब। तो गुप्त काल में जीवन का मुख्य आधार कृषि था। जब गुप्त काल आया था ना, उस टाइम लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता था, उन लोग कृषि ही उन लोगों का मुख्य आधार था। मतलब कृषि मतलब खेत बाड़ी, खेती वगैरह करना था, उसी से पैसा कमाना था, उसी से खाना पीना जीवन पोषण करना था। तो मैंने उन लोगों का जैसा था ना वो कृषि था, धान था। तो इस काल में कृषि का विकास तेजी से हुआ। जब गुप्त के लोग आए तो देखा कि कृषि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कृषि के बिना कुछ भी नहीं होगा, खेती बाड़ी के बिना। तो उसका बहुत ज़्यादा विकास किया कृषि का, कि कैसे खेती किया जाएगा, कैसे पानी की व्यवस्था, कैसे मशीन की व्यवस्था, ये सब कौन से लोग किए हैं? गुप्त काल के लोग किए। ठीक है। और इसमें व्यापार का भी बढ़ाया गया। व्यापार मतलब क्या? बिजनेस, कि ये सामान को कैसे बेचना है, कितना कीमत में बेचना है, गरीब को, किसानों को उच्च कीमत पर बेचना है। मतलब व्यापार को भी बढ़ाया गया, बिजनेस को भी बढ़ाया गया। तो आप बताओ कि जब इतना कुछ होगा तो क्या आर्थिक का प्रॉब्लम होगा? पैसों का तब प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जिसके कारण आर्थिक स्थिति जो खराब हो चुकी थी ना, वह सुधार में आने लगा। इसलिए गुप्त युग को स्वर्ण युग कहा जाता है, बिल्कुल सोने का युग कहा जाता है। ठीक है। अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को शेयर करें दोस्तों में जितना हो सके, क्योंकि तभी मैं वीडियो बनाने का मेरे अंदर एक जज्बा जागता है कि हाँ इतना स्टूडेंट मेरे वीडियो को देख रहा है तो हमें बनाना बहुत ज़रूरी है। ये मैं रात को बना रहा हूँ। ठीक है। और धीरे धीरे वीडियो आते चलेगा, आपको टेंशन नहीं लेना, धीरे धीरे वीडियो आते चलेगा, आपको मैं कंप्लीट करवा दूँगा। ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करके एक अच्छा सा कॉमेंट आपको करना है। उसके बाद देखिए साहित्य के विकास। साहित्य का मतलब होता है कॉपी, किताब, सॉरी किताबें। जो देखो बहुत सारे क्या होता है, कवि आता है। कवि कैसे आता है? जो बड़े अच्छा पढ़े लिखे रहते हैं वो लेखक बनते हैं, कवि बनते हैं, और वो किताब छापते हैं, अपना कहानी लिखते हैं, कविता लिखते हैं। तो इससे हमारे देश का विकास नहीं होता क्या? उसको बच्चे पढ़ते हैं, और हमारे देश में पढ़ा लिखा व्यक्ति तभी तो वो कवि बना है ना, तभी तो लेखक बना है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में व्यक्ति पढ़े लिखे हैं। तो उस टाइम साहित्य का भी विकास हुआ था। साहित्य मतलब किताबें। अब किताब में बहुत सारे रचना होती है, रचना मतलब बहुत सारा कहानी, कविता छपता है। वो कौन छापता है? कवि छापता है, लेखक छापता है। तो उस सब चीज़ों का भी हमारे पढ़े लिखे लोगों का विकास होने लगा। ठीक है। तो गुप्त काल साहित्य का विकास का काल माना जाता है। साहित्य मतलब रचना, कवि, कविता, कहानी का काल माना जाता है, क्योंकि इस काल में अनेक प्रसिद्ध विद्वान और कवि रहते थे, लेखक रहते थे। तो इससे लेखक कवि तो पढ़े लिखे होंगे, तो हमारे देश का विकास हुआ कि नहीं हुआ? छठा है कला का विकास। कला मतलब होता है कुछ लोग जो अपने हाथों से कुछ बनाने जानते हैं ना, उसका भी विकास हुआ। अब इससे में भी हमारा देश का विकास होता है कि कहीं ना कहीं हमारे लोगों के अंदर ये कला है, ये हमारे नॉलेज है, गुण है, तभी तो ये सब बना पा रहे हैं ना। अब देखो जो लोग मूर्ति बनाते हैं, तो क्या सरस्वती पूजा में मूर्ति में पैसा नहीं कमाते क्या? बिल्कुल कमाते हैं। जो लोग दीवारों पर पेंटिंग करते हैं वो भी उन लोग के अंदर कला है। तो कहीं ना कहीं कला का भी विकास हुआ। तो गुप्त काल में वस्तुकला आने की, जो वस्तु को बनाने का काम करता था, मूर्ति कला जो मूर्ति को बनाते थे, चित्रकला जो चित्र को छापते थे, आदि का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। इसलिए भी इस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि ये लोगों का भी विकास होते चला गया। फिर 7वां नंबर है धार्मिक का विकास। धार्मिक मतलब धर्म का विकास। तो गुप्त काल में काफ़ी जोर से हिंदू धर्म का विकास हुआ। इस काल में सभी धर्म को अपने इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। मतलब मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, कोई भी धर्म हो, कहा गया कि अपने मर्जी से आप लोग जो धर्म अपनाना चाहते हैं वो अपना सकते हैं। हिंदू मुस्लिम अपना सकता है, मुस्लिम धर्म हिंदू को अपना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जो आपको अच्छा लगता है वो अपना सकते हो। देखो कितना अच्छा आज़ादी मिला हुआ इन लोगों को। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, गुप्त शासन के लोग सिर्फ हिंदू धर्म को बढ़ावा नहीं देते थे कि गुप्त शासन के लोग जो हिंदू के हैं तो सिर्फ हिंदू को ही बढ़ावा देंगे, नहीं, बल्कि इसके अलावा दूसरे भी धर्म को बढ़ावा दिया। जैसे यूनानी धर्म, एक क्वेश्चन है कि यूनानी का विकास कैसे हुआ आगे, देखो अब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो यूनानी धर्म का विकास हुआ, कुषाण धर्म का विकास हुआ, ये सब चीज़ों का भी जो दूसरे धर्म थे ना उनका भी विकास हुआ। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू धर्म का विकास हुआ। ठीक है।
8वां चलता है वैज्ञानिक विकास। अब उस टाइम देखिए विज्ञानों का भी विकास हुआ, वैज्ञानिक लोगों ने भी कुछ कुछ बनाना स्टार्ट कर दिया और हमारे देश का और भी विकास हो गया। तो जैसे आर्यभट्ट जो है ना, ये आर्यभट्ट जो आप लोग जानते होंगे आर्यभट्ट का नाम, ये भी उसी टाइम आए थे जिस टाइम हमारा गुप्त काल के शासन कर रहे थे ना, उसी टाइम आर्यभट्ट आए हुए थे। जैसे आर्यभट्ट हो गया, बाणभट्ट हो गया, अर्थात ये सब जितने भी सारे वैज्ञानिक थे ना, इसी काल के व्यक्ति थे और यही सब वैज्ञानिक थे जिसने भारत का विकास हुआ। और ये सब कब आए थे? जिस टाइम गुप्त काल के लोग हमारे देश में शासन कर रहे थे, हमारे देश को चला रहे थे, उस टाइम आर्यभट्ट बाणभट्ट ये सब आए हुए थे। ये सब वैज्ञानिक थे जो हमारे देश को विकास किए। ठीक है, वैज्ञानिक लोग विकास नहीं करता क्या? अब देखिए निष्कर्ष आपको लिखना जरूरी होता है। निष्कर्ष का मतलब होता है आप लोगों ने ऊपर पूरा क्या पढ़ा उसको 4 से 5 लाइन में बताना होता है। ठीक है, तो देखो निष्कर्ष लिख करके मैंने लिखा अतः उपरोक्त, उपरोक्त मतलब ऊपर लिखी गई अनेकों ऐसे कारण देखने को मिला। आप लोगों ने अभी तक कितना कारण देखा? 8 कारण देखा ना। 8 कारण यानी कि अनेकों कारण देखने को मिला, जिससे साफ ये जाहिर होता है ना कि गुप्त काल में अनेकों विकास हुआ था। बिल्कुल हुआ था ना, जिसके कारण इस काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है स्वर्ण युग काल? क्योंकि इस देश में बहुत ज़्यादा विकास हुआ था उस टाइम। गुप्त काल के टाइम में बहुत लोगों ने उन लोगों ने भारत को बहुत ज़्यादा विकास किया था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग काल कहा जाता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।